आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हिमाचल नैसर्गिक सौंदर्य, मधुर ध्वनि और गीतों से ओतप्रोत एक शांत प्रदेश है। यहाँ की वादियों में मीठे संगीत घुलकर जैसे एक अनोखा समा बांध देते हैं। तेज ताल और रागों से सुसज्जित हिमाचली लोकगीतों में देव वंदना एवं वीर गाथाओं के साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से अनेक भावनाओं का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अतुलनीय सौंदर्य के साथ ही हिमाचल अतुलनीय कला के धनी लोगों से भरा पड़ा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत से हिमाचली कलाकारों ने देश विदेश में अपने हुनर का लोहा मनवाया है और इस देवभूमि का नाम पूरे जगत में रोशन किया है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो गुमनामी का जामा ओढ़े हुए भी अपनी कला के प्रति समर्पित प्रेम को सर्वोपरि रखकर तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं। आइए मिलते हैं आज एक ऐसे ही कलाकार से और राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगाहर में स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी पहचान हमारी शान में हमारे आज के विशेष अतिथि श्री नरेश भारद्वाज जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नरेश भारद्वाज जी के साथ साथ ही उनके साथ तबले पर हैं श्री वेद जी, इनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ एक स्थानीय जो लोक गायक हैं श्री लक्ष्मीनंद शर्मा जी, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और महेंद्र शर्मा जी। तो आज हमारा ये जो कार्यक्रम है ये लोक संस्कृति को, लोक गीतों को समर्पित है। तो हमारे जो आज के विशेष अतिथि हैं, आइए हम इनसे परिचय करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में हमारी संस्कृति हमारी पहचान हमारी शान। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम, आपका परिचय और आप अपने बारे में बताएं सर। निशा जी, बहुत धन्यवाद आपका इस आमंत्रण के लिए। मेरा नाम नरेश भारद्वाज है और मैं ठियोग के जिनों गांव का स्थायी निवासी हूँ। वर्तमान में मैं केंद्र प्राथमिक पाठशाला बखोल जो कोटखाई खंड में है वहाँ पे कार्यरत हूँ। यह संगीत के प्रति आपको कब ऐसा आपको महसूस आपने किया कि आपकी जो हॉबी, जैसे बहुत सारी हमारी हॉबीज होती हैं तो हम किसी एक हॉबी में बहुत हम दिल से जुड़ जाते हैं, तो ऐसा आपको कब महसूस हुआ? संगीत के प्रति इतनी रुचि का अनुभव आपने कब किया? संगीत तो मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। जैसा आपने पहले बताया कि संगीत में मेरी विशेष रुचि रही है बचपन से ही। कहते हैं कि भगवान शिव ने संगीत उत्पन्न किया अपने डमरू से और वो आगे प्रदान किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को, माँ सरस्वती को ये संगीत की जो शिक्षा है वो तालीम दी और माँ सरस्वती के द्वारा ही इस संसार में इस संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। जहाँ तक मेरी अपने शौक की बात है तो मुझे बचपन से ही, बाल्यकाल भी नहीं बल्कि शैशवकाल से ही मुझे संगीत में रुचि है। मेरे संगीत में रुचि मेरे नानके से, जहाँ पर मेरे नाना जी रहते थे, उस घर में संगीत का एक विशेष माहौल रहता था। बड़े बड़े गवैये जो उस वक्त हुआ करते थे वो उन्हें बुलाते थे और एक महफिल का आयोजन करते थे। तो हम भी मेहमानी के तौर पर वहाँ जाते थे तो देखते थे कि किस प्रकार ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो जो स्वर लहरियाँ जब कानों में गूंजती थी तो एक मैं कहूँगा एक खुशी की अनुभूति हमें महसूस होती थी। और वहीं से आंदोलित, हाँ बिल्कुल, वहीं से ये एक प्रेरणा कहिए या एक शौक कहिए कि वहीं से ये संगीत हमारे जीवन में प्रविष्ट किया। नरेश भारद्वाज जी से हम आगे बातचीत करेंगे। इनसे बहुत कुछ हमें संगीत की बारीकियों के बारे में जानना है, बातचीत करनी है, पर हम थोड़ा सा परिचय हम अपने बाकी कलाकारों का भी ले लेते हैं। वेद जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वेद भारद्वाज, मैं मूल निवासी वृंदावन उत्तर प्रदेश का हूँ। यहाँ देवगढ़ क्षेत्र में शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत हूँ। संगीत में रुचि है, लोगों के साथ बैठना है, लोक गायकों के साथ। तो इस संबंध में आज आपके सामने उपस्थित हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा निशा मैडम का, उन्होंने हमें आमंत्रित किया और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी। आप भी अपना परिचय दे दें।
मैं लक्ष्मण शर्मा गाँव का निवासी हूँ। मैं बड़ा कोई कलाकार ना होकर के छोटा मोटा पहाड़ी गानों में या भजनों में अपनी भूमिका निभाता हूँ, छोटी मोटी भूमिका निभाता हूँ और यहाँ तक सीमित हूँ। तो मुझे प्रसन्नता है हमने यहाँ बुला करके मुझे गौरवान्वित करा, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीनंदन जी। आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है, मैं भड़ेज गांव का रहने वाला हूँ। तो हमारा शौक भी बचपन से ही संगीत में है, तो आज मुझे आपने मौका दिया तो बहुत खुशी की बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कलाकारों का। और आइए हम हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी शान में ये जो हमारे जो मुख्य अतिथि है नरेश भारद्वाज जी, इनके साथ बातचीत की कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। तो सर, आपसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से दी, कब से आपने शुरू किया, कहाँ से? वैसे तो मैंने जैसा अभी बच्चों के साथ भी इंट्रोडक्शन में बताया कि संगीत के प्रति रुचि तो हमारी बिल्कुल बचपन में ही हो गई थी, लेकिन जब असल इसका रूप पता चला कि संगीत तो बहुत गहरा समुद्र है, बड़ा समुद्र है, इसमें गोता लगाने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता होगी और गुरु के बिना ज्ञान भी संभव नहीं है। तो स्कूल टाइम में जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक म्यूजिक टीचर हुआ करते थे, अब तो मरहूम हो गए हैं, श्री जीवित राम चौहान जी। तो वो हमारे पाठशाला में म्यूजिक के टीचर थे। हालांकि मैं म्यूजिक मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, जब हम पढ़ते थे तो ऑप्शन के रूप में ड्राइंग, संस्कृत या म्यूजिक का एक ऑप्शन रहता था। मेरे पिताजी कुछ मेरे बारे में कुछ और विचार रखते थे, वो शायद मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, तो इस वजह से मैं स्कूल में म्यूजिक तो नहीं रख पाया। मैं ड्राइंग पढ़ता था, लेकिन एक शौक मुझे वहां तक खींच लाता था। जब भी कभी म्यूजिक रूम से हारमोनियम की स्वर लहरियां बाहर निकलती थी तो मेरा मन जो है उस तरफ ही मुड़ जाता था। तो फिर मैं उन गुरुजी के पास गया, उनसे जो थोड़ी बहुत जानकारी 1, 2 या 3 महीने तक मैं उनसे ले पाया, वो मैंने ली। उसके बाद हमारा जब हम स्कूल पास आउट किया तो हमारे गांव के एक विशेष व्यक्ति जो हमारे परिवार से ही संबंधित रखते थे, आदरणीय स्वर्गीय श्री सूरतराम शर्मा जी, वो पुराने समय के संगीतज्ञ थे। लगभग 60 के या 50 या 60 के दशक में ठ्यूब में एक कला केंद्र हुआ करता था। उस वक्त वो वहाँ सीखे थे, बड़े बड़े कलाकारों के साथ वो संगत करते थे, गाते भी थे। तो उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि अगर आपको शौक है तो आइए, मैं आपको सिखाता हूँ। अव्वल हुआ ये कि उनका एक पोता जो था वो तबला बजाता है, और तो दादाजी, मेरे भी दादाजी हुए, तो उन्हें लगता था कि अगर ये लड़का मेरे यहाँ संगीत सीखने आएगा तो मैं इसे वोकल की जानकारी दूंगा, वोकल सिखाऊंगा, और साथ साथ में उनके पोते का भी साथ साथ में रियाज होता जाएगा। तो इस तरह से कुछ कड़ियाँ जुड़ती गई और श्री जीवित राम चौहान जी और श्री सूरतराम शर्मा जी का विशेष योगदान मेरे इस संगीत की शिक्षा में आपके जीवन में रहा है और उनका प्रभाव भी आप पे रहा है। बिल्कुल नरेश जी, आपसे जो बातचीत हो रही है उसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि जो गुरु होता है उसका जीवन में बहुत महत्व होता है। और जो गुरु है वो हम सुनते हैं, हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि गुरु हमें अंधकार से ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है और अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेकर आता है। तो आप अपने जीवन की जो कहानी बता रहे हैं, संगीत में जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, तो जो भी आपके गुरु रहे हैं तो उनका आपके व्यक्तित्व पर विशेष छाप है, तो वो हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है। नरेश जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत की बात में शास्त्रीय संगीत की बात सबसे पहले आती है। कहा जाता है कि संगीत में हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, सभी का उद्गम शास्त्रीय संगीत से ही हुआ है। तो शास्त्रीय संगीत की तालीम आपने कब ली और कहाँ ली? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरुआत तो आदरणीय श्री सूरतराम जी के साथ ही जाकर मैंने की है। और ठ्यूब में एक शारदा
संगीत कला केंद्र नाम से एक संस्थान जो आज भी चलता है, जी, वहाँ पर हम जाते थे और जो है उसकी जो परीक्षाएं होती थी वो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो लोग आते थे और हमें तालीम देते थे और वहीं से हमने ये शास्त्रीय संगीत की जी, जो शिक्षा है वो ग्रहण की। जी। तो नरेश जी, शास्त्रीय संगीत की आपने जो तालीम ली है और उसका आपको ज्ञान भी बहुत अच्छे से है, तो हमारे बच्चे जो हैं आपकी शास्त्रीय संगीत से संबंधित कोई आपकी प्रस्तुति हम सुनना चाहेंगे, तो आप पहली प्रस्तुति हमें कौन सी सुनाएंगे? जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत तो एक ऐसी चीज़ है जो आज के समय में जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो तो शायद अब तड़क भड़क वाला संगीत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि संगीत का जो मूल है वो शास्त्रीय संगीत ही है। कुछ एक दो राग की मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रस्तुति देता हूँ और उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है या कहीं भटकाव उसके अंदर है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए या इस क्षेत्र में अपनी रुचि रखे तो इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है और जो है संगीत की तालीम भी हासिल की जा सकती है। मैं कुछ अंश आपको राग यमन से शुरू करता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक लाइट सा फिल्मी गीत मैं आपको एक उसका अंश सुना देता हूँ। इसकी जो 3 तार की रचना है वो तो शास्त्रीय संगीत में जाएगी, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। धन्य धन्य ब्रजगाम सखी, धन्य धन्य ब्रजगाम सखी, रास रचत धन्य धन्य इसी राग में एक मैं आपको फिल्मी गीत सुनाता हूँ। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी अंधेरे में हमने जलाने मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए राग यमन पे आधारित बहुत से गीत बॉलीवुड में गाए गए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने, आशा भोसले जी ने, लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे गीत गाए हैं। आपने देखा होगा कि सन 50 के दशक के या 60 के दशक के या 70 के दशक के
जब जब ये कलाकार हुए तो कोई भी गीत आज भी उतने ही चाव से सुना जाता है जितना कि उन दशकों में ये सुना जाता था। कारण यही है कि वो जो गीत थे, उसके जो संगीतकार थे, उन्होंने जितने भी गीत बनाए वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे। नरेश जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। और वास्तव में आपने ये जो राग यमन की आपने बात की और अन्य रागों की बात की और जो आपने हमें जो भी धुनी सुनाई है, तो जो हमारे बच्चे हैं और हम हैं, हमारा मन निश्चित तौर पे बहुत ही आनंदित हुआ है। अच्छा इस रात सवर जाए, अच्छा ये बिखर जाए, अच्छा वैसे तो तुमने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुमने मुझे बर्बाद किया है। इल्जाम किसी और सर जाए, अच्छा ये जुल्म अगर बिखर जाए, अच्छा याद होती है तो सोचता है चंदन सबद चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्कान, मुझे दोष न देना जग वालों, ओ दीवाना अजीब है वो मंदिर पास पास थी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नरेश भारद्वाज जी। ये नरेश जी, आपने ये जितनी भी प्रस्तुतियां दी हैं, तो ये जितने भी गीत आपने गाए हैं, ये सारे शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित हैं, सभी धुनें। जी जी। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि संगीतकार शुद्ध राग को ना लेकर एक दो स्वरों की उसमें हेर फेर करके उसको मधुर बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए एक दो स्वरों का इसमें मिश्रण, जो राग से हटके स्वर है उनका एक दो स्वरों का मिश्रण करके ये गीत बनाए जाते थे। और आज भी ये उतने ही चाव से सुने जाते हैं जितने ये 50-60 के दशक में सुने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश जी, ये तो रही शास्त्रीय संगीत की बात कि आपने किस तरह से अपने संगीत का जो सफर है वो अपने जीवन में शुरू किया। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने लोकगीत गाना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? लोकगीत तो हमारी मिट्टी में, संस्कृति में बसा है। छुटपन से ही, बचपन से ही जब भी हम कहीं शादी विवाह इत्यादि में जाते थे तो एक माहौल रहता है, उत्सव सा माहौल रहता है। तो अपना कल्चर में तो कोई भी कहीं भी जो जिस कल्चर में पैदा होगा वो अपने लोक संगीत पे जो विशेष रुचि रहती है, और मेरी भी इसी प्रकार से बचपन से ही लोक संगीत पे मेरी रुचि रही जी। तो कुछ लोक गीतों की प्रस्तुति अगर आप हमें और हमारे बच्चों को देंगे तो? जी जरूर। रोयो रातड़े काटी नेरी सौगिया के देड़ो ना नारी मेरी, रोयो रातड़े काटी नेरी सौगिया के देड़ो ना नारी मेरी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नरेश जी। और ये जो भी आपने अभी लोक संगीत की जो ये तार छेड़े हैं आपने, इसके जो धुनें आपने छेड़ी हैं, तो इससे बिल्कुल हमारी जो मिट्टी की सौंधी खुशबू है वो बिल्कुल हम महसूस कर पा रहे हैं, हम उसे फील कर पा रहे हैं। तो नरेश जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने हमें काफ़ी सारे भी जो लोकगीत है वो सुनाए, लोकगीतों में क्या विशेषता है? क्या अलग अलग समय पर ये कैसे कैसे गाए जाते हैं? कोई अलग अलग किसी विशेष अवसर पर किस तरह से इनका गायन किया जाता है? आप ये हमारे दर्शकों को और हमारे बच्चों को आप जरूर बताएं। जैसा मैंने पहले बताया कि लोकगीत हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लोकगीत और लोक संस्कृति हमारे जीवन से जुड़ी रहती है। हमारे जो यहाँ का परिवेश है उसमें बच्चे के पैदा होने के बाद हमारे बधाई गीत गाए जाते हैं, विवाह के समय विवाह गीत गाए जाते हैं, जिसमें स्थानीय महिलाएं जो पारंगत होती है, जो रामायण का जो अंश है वो उन गीतों के माध्यम से सुनाती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ठोडा एक हमारा यहाँ का पारंपरिक खेल है, तो उसमें गीत विशेष या ताल विशेष का प्रयोग किया जाता है। और वो ताल और वो गीत जो बिल्कुल अब रौद्र रूप में एक तरह से मतलब उनको जो आपके खिलाड़ी होते हैं उनमें वो विशेष जोश भरने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे दिवाली का त्यौहार है या होली है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि पे विशेष रूप से यहाँ पर जिस क्षेत्र में हम इस वक्त बैठे हैं, महीने पहले से, लगभग शिवरात्रि के एक महीने पहले से यहाँ पे एक शाम को लोग इकट्ठे होते हैं और देव स्तुति करते हैं, जिसको हम लोग लोकल भाषा में आंचली कहते हैं। तो आंचली भी भगवान का एक कहेंगे कि उनके जो भी उन्होंने कृत्य किए उसका विवरण उसमें दिया जाता है। दिवाली में हम जो है रात में रामायण गाते हैं और दिन में महाभारत का हम गान करते हैं। तो हमारे परिवेश के, हमारी संस्कृति के अलग अलग जो अलग अलग उपलक्ष्य होते हैं उस पर हमारे अलग अलग विशेष प्रकार के गीत गाए जाते हैं। नरेश जी, अभी आप बात कर रहे हैं कि विभिन्न अवसरों पर हम जो ये लोकगीत हैं वो अलग अलग तरह से इनका गायन होता है। आपने अभी बात की है कि हमारी संस्कृति में जो देव परंपरा है वो बहुत सदियों से वो चली आ रही है, और ये पहाड़ों का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर देव संस्कृति से लोग बहुत जुड़े हैं। तो कोई देव वंदना, कोई ऐसी प्रस्तुति हम आपके मुखारबिंद से जरूर सुनना चाहेंगे। जो हमारी देव संस्कृति में जो नृत्य विशेष होता है वो तो अक्सर वादन पे आधारित है, उसमें ताल बजाया जाता है, गायन का उसमें कम ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारी महाभारत है, रामायण है, उनको हम गाकर सुनाते हैं। और कोई देवता की कोई गाथा है उसको भी हम गाकर ही सुनाते हैं। तो जैसे एक हमारे सिरमौर में श्री गुरु महाराज का जो उनका एक गीत है वो मैं आपको सुनाता हूँ। किले देख
सुंदर प्रस्तुति नरेश जी। आपसे आगे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके मुखारबिंद से जैसे जैसे ये संगीत का सफर हम आगे आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम अपने अंदर भी एक रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। तो आपके गायन के प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं, उनके किसी गीत की कोई विशेष याद हो आपके जहन में, तो वो भी हम 2 लाइनें जरूर हम आपसे सुनना चाहेंगे, जो आपके गायन की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मेरे गायन के स्रोत, जो प्रेरणा स्रोत थे, वो श्री हीरालाल भारद्वाज जी एक ज़माने में स्टार गायक हुआ करते थे। तो उन दिनों रेडियो खूब सुना जाता था। तो जब भी अनाउंसमेंट होती थी, सुबह कार्यक्रम से संबंधित कोई सूचना दी जाती थी, तो जब हमें पता चलता था कि आज हीरालाल भारद्वाज जी के गीत धारावाहिक गीत में आएंगे, तो हम बिल्कुल ठीक 8 बजे हम जो रेडियो के पास बैठ जाते थे। तो उनका गीत एक जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, होलाड़े शांता, वो अक्सर सभी त्योहारों में, सभी शादी विवाह में वो बजता था। मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुना देता नरेश जी, आप इतने सारे आप लोकगीत गाते हैं, शास्त्रीय संगीत से संबंधित आप बहुत सारे गीत गाते हैं। अभी हम लोकगीतों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा लोकगीत कौन सा है, तो उसका एक हिस्सा आप हमें गाकर सुनाएं। लोकगीत हमें सभी पसंद है जी, लेकिन चलो एक गीत मैं आपको जो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, वो जैसे मैंने पहले बताया कि राग भीम पलासी पे आधारित है। मैं आपको चंद पंक्ति उसमें सुनाता हूँ। कोली जुगोरी बे पाटेलो, वो बे कोली जुगोरी बे पाटेलो, देनी दियारा दियो बहुत ही मधुर राग है मधुबंती, और मधुबंती का एक गीत मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इसको ये कहूँगा कि ये मेरी सबसे पसंदीदा, लता जी के गीतों में सबसे पसंदीदा मेरा गीत है। थोड़ा गाने में थोड़ा टेढ़ा है, बजाने थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन जो उसमें माधुर्य है, मधुरता है, वो देखते और सुनते ही बनती है।
नरेश जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां आपकी। और आज जो हमारे बच्चे हैं उनका सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिला। हम भी स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारी ये जो पाठशाला है इस सरस्वती माँ के इस प्रांगण में आपके चरण पड़े और आपकी जो सरस्वती है साक्षात उसने आपके कंठ में बैठकर हमारे जो बच्चों को जिस तरह से प्रेरित किया है लोक संस्कृति के प्रति, लोकगीतों के प्रति, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। नरेश जी, आपसे इस कार्यक्रम के अंत में, ये जो हमारा कार्यक्रम है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी शान, इस कार्यक्रम के अंत में आपसे मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो बच्चे हैं उन्हें भी आप संदेश दें और उनके अभिभावकों को भी आप संदेश दें, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं लोक संस्कृति और लोक गीतों से जुड़ना तो बात की बात है, पर जो हमारी जो लोकल डायलेक्ट है वो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। वो बिल्कुल, क्योंकि जो अभिभावक है वो बिल्कुल अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाना नहीं चाहते हैं या अपनी भाषा में बातचीत करना या उसको और प्रमोट करना, उसमें वो कुछ शर्म महसूस करते हैं या उनको क्या हिचकिचाहट होती है। तो ये इस तरह के कुछ भ्रम अभिभावकों के मन में भी है। तो लोक संस्कृति बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, तो उसके लिए लोक गीतों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो हमारी लोक भाषाएं हैं वो भी जीवित रहें। तो इस कार्यक्रम के अंत में आपसे हम चाहेंगे कि अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे बच्चों से आप क्या कहेंगे? मैं तो अभिभावकों और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारा जुड़ाव है, वो हमारी मिट्टी से है, हमारे घर से है, हमारे परिवार से है, हमारे परिवेश से है। हम अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में वो सब चीज़ें बताएं जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताई, क्योंकि धीरे धीरे ये कुछ ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि इसमें अगर कोई बच्चा थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल ले या कोई स्पष्ट हिंदी बोल ले या कोई, तो उसमें अभिभावक जो अपना बड़प्पन मानते हैं। मैंने तो ये संदेश में देना चाहूँगा कि अगर हमारे जो भाषा है, हमारी जो पहाड़ी भाषा है, हमारा जो डायलेक्ट है, अगर हम वो अपनी पीढ़ी को आगे समर्पित नहीं करेंगे तो बच्चे उन चीज़ों को जान ही नहीं पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, एक लोकगीत है यहाँ पे। मुझे लड़का अब उन बच्चों को, मेरे ख्याल से ये जो आजकल स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको ये पता नहीं होगा कि ये शब्द क्या है। हमारे यहाँ पहाड़ों में एक ढाक में एक घास विशेष प्रकार की होती है जिसकी रस्सी बुनी जाती है, उसे हम यहाँ पे मुंजी बोलते हैं। और एक शब्द है तू तो चाले बोलो पावड़े ज्योति। ज्योति तो चलो किसी लड़की का नाम है, लेकिन पावड़ा शब्द अगर वो इस शब्द को जान ही नहीं पाएंगे तो अभी माँ बाप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा उन्हें, वो इन शब्दों से महरूम रह जाएंगे। अब ये किल्टू आपने यहाँ स्टूडियो में रखा है, अब ये किल्टू बच्चे अभी फिलहाल देख रहे हैं, अभी प्लास्टिक के किल्टे आ गए, लेकिन ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। इससे हमारे बहुत से लोगों का रोजगार चलता था, इससे हमारा कृषि का बहुत सारा काम चलता था। और आज की डेट में मैं दूसरों की क्या बात करनी, हमारे बच्चों को ये पता नहीं है कि मक्की जमीन के नीचे होती है कि या ऊपर होती है, गेहूं सिल्ली में लगता है या कहीं किसी फूल में लगता है। तो ये इसमें कोई आधुनिकता वाली, मैं तो नहीं समझता कि कोई आधुनिकता वाली बात है। बच्चों को अपने जो आपका परिवेश है उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अनाज कैसे उगाते हैं,
इसको उगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे इसको सोइंग की जाती है, बीजा जाता है, कैसे इसकी गुड़ाई निराई करके तब जाके फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर हम इन चीजों को अपनी नई पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे तो हम बहुत ज्यादा लेकर जाएंगे और पछताएंगे हम। क्योंकि अभी ताजा उदाहरण है, बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़ने गए और उन बच्चों के माँ बाप आज एक लोटा पानी के लिए तरस रहे। बच्चों का भविष्य सब चाहते हैं, मैं भी चाहूंगा कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और अच्छी जगह नौकरी पाए, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि हमारा बच्चा हमारे परिवेश में वापस आने लायक रहे, ताकि हमारा ये जो संस्कृति है ये जीवित रहे। तो हम सबको आपको प्रयास करने होंगे कि स्कूलों में भी बच्चों को कभी कभी बीच में लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में उनसे बात करें, स्थानीय वस्तुओं के बारे में उसकी चर्चा करें और स्थानीय जो हमारे खाद्यान्न है, स्थानीय हमारे जो रीति रिवाज है उसके बारे में हम अपनी भाषा में बातचीत करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज होगी नई पीढ़ी के लिए। कैसे बच्चों, अच्छे हैं? तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आज हम आपको संगीत के बारे में कुछ बातें बताएंगे। वैसे तो आप जानते हैं संगीत होता है साधारण भाषा में जिसको कहते हैं गाना बजाना। कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग बजाते हैं, लेकिन संगीत हर व्यक्ति के जो भी संसार में पैदा हुआ है वो संगीत के साथ पैदा हुआ है। आपने कभी सुना है मम्मी पापा से या किसी और से कि जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है? रोता है, रुदन करता है, की आवाज करता है या जोर से रोता है। वो क्या है बेटे? संगीत का सफर हमारे जीवन में वहीं से शुरू हो जाता है। रोना जो है, रोने की क्रिया भी संगीत से जुड़ी है। अब अगर दूसरी भाषा में कहेंगे तो नाद एक शब्द होता है, नाद। नाद का अर्थ होता है आवाज। ये जो ब्रह्मांड है इसमें जितनी भी ध्वनियां है वो नाद से पैदा होती है। कोई भी आवाज जो आप इसको सुन रहे हैं या कभी भी आपको सुनाई देती है वो नाद है, आवाज है। वो ही संगीत का एक रूप है। समझ गए? जीवन में कभी भी आप रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं तो हमारे हर गतिविधि में हमारा संगीत शामिल होता है। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है, खुशियां मनाई जाती है तो लोग गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। जब आपके घर में कोई समारोह होता है, शादी विवाह होता है, तब भी आप नाचते हैं। कोई आप रिकॉर्डेड कोई ऑडियो सुन रहे होते हैं या आज के ज़माने में तो डीजे चलता है, डीजे आप सुनते हैं और डीजे की धुन पे ही आप थिरकते हैं। तो हमारे जीवन में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। समझे? यस सर। अब आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गाने के शौकीन होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सुनने के शौकीन होंगे। अब संगीत यही नहीं है कि गाना या बजाना है, संगीत सुनना भी एक कला है। जो गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, वो सुन तो सकता है, समझ तो आता है उसे भी। ठीक है? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि संगीत हमारे जीवन में हर क्षण हर पल जुड़ा है। आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, तरह तरह की आवाजें आपको सुनने में मिलती है। सुबह सुबह आप तड़के जब उठते हैं, 5 बजे तो नहीं उठते हुए 6-7 बजे जब उठते हैं तो सबसे पहले आपको राहत सुनते हैं बाहर चिड़ियों का, चींची करती हुई चिड़िया, अलग अलग तरह की आवाजें आती है, अलग अलग पक्षी की अलग अलग आवाजें। तो वो भी जब 4, 6, 10 किस्म की जब चिड़िया आपके सामने या उनकी आपको ध्वनि सुनाई देती है तो वो भी एक संगीत है। हमारे जीवन में संगीत का जीवन से लेकर जन्म से लेकर मरण तक हम संगीत में ही रहते हैं। ये बात और है कि किसी को समझ आ जाती है जल्दी, कोई धीरे धीरे समझता है, लेकिन
हमारे जीवन का कोई भी क्षण संगीत के बिना अधूरा है। संगीत ही होता है। संगीत की जो अलग अलग प्रकार है, संगीत के जो अवयव है या जो इसके क्या बोलेंगे आपको, संगीत की जो अगर आप देखें तो गायन, वादन, श्रवण। आपके सामने एक आवाज सुनाई दे रही है, इसको बोलते हैं तानपुरा। तानपुरा दो स्वरों का मेल एक साथ बज रहा है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे मैंने नाद शब्द का आपको बताया कि नाद क्या होता है, नाद होती है ध्वनि, एक आवाज। उसी प्रकार से संगीत में गति का भी विशेष महत्व है। गति समझते हैं, चलना, गति। चौथी पांचवी वाले समझते हैं गति, है ना। तो कौन सी चीज किस गति से चल रही है उसको हम क्या कहते हैं संगीत की भाषा में? लय। क्या कहते हैं? लय। वो लय ऐसी होती है जैसे ये चल रहा है कोई ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये तो सम लय है, बराबर की लय है, लेकिन इसके बाद वो तेजी से चलता है, तो लय में परिवर्तन होता है। कोई बच्चा चल रहा है, यहाँ से वहां तक वो धीरे धीरे चलता है, फिर उसको सीधा रास्ता दिखाई देता है, तो वो अपनी लय तेज कर देता है। वही लय संगीत में भी है। कुछ गीत आप सुनते हैं, कुछ मध्यम लय के होते हैं, कुछ धीमी लय के होते हैं, कुछ द्रुत लय के होते हैं। द्रुत का मतलब है तेज लय। तो लय का भी संगीत में एक विशेष योगदान है। लय के बिना भी संगीत नहीं चल सकता, है ना। संगीत में सिर्फ यही है कि इसमें कुछ बंधन होते हैं, बंदिश होती है। कुछ चीज अगर आपने गानी है या आप शास्त्रीय संगीत की जहाँ तक मैं बात करूं, अगर आपको कोई चीज गानी है तो वो आपको लयबद्ध होकर गानी होगी। मतलब जिस लय से आप चल रहे हैं उसी लय में चलना होगा। वो और बात है कि उस गीत में कोई ऐसी विशेषता हो कि पहले धीमी गति से चल रहा है और बाद में वो धीरे से तेजी पकड़ लेता है, समझ गए। तो लय, गति, गति समझते ना, चलना, है ना। और नाद, नाद एक नया शब्द सुना होगा आज आपने, नाद। नाद होता है ध्वनि, आवाज। जैसे ये इस आवाज आ रही है कोई, ये नाद है। नाद किसने शुरू की, कहाँ से हुआ? ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जिसमें ये बहुत सारे तारे ग्रह वगैरह है, इस ब्रह्मांड में भी एक नाद उत्पन्न होता है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई, जैसे उसने भी ये कहा कि जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो ओम शब्द है, वही शब्द जो है ये ब्रह्मांड बोलता है। जब उसको तेजी से, जब उसको उन्होंने उसको तेज किया ना, तो इस लय को, गति को जब उन्होंने मापा, जब उसको उन्होंने थोड़ा उसको फास्ट फॉरवर्ड किया तो कैसी आवाज आई? जब हमारा ब्रह्मांड, जब हमारी ये दुनिया बोलेंगे या ब्रह्मांड बोलेंगे, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज है, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, जब उसमें भी ऐसी आवाज आ रही है तो हमारे दैनिक जीवन में क्यों नहीं आएगी? तो वही चीज है कि जब हम संगीत कहीं सुनते हैं तो हम आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आपका कैसा भी मूड होगा, थोड़ी देर के लिए आप म्यूजिक सुनिए, संगीत सुनिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है अच्छे मूड के साथ कई लोग तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं, काबू नहीं कर सकते, तो नाचना शुरू कर देते हैं। तो संगीत में बेटे बहुत शक्ति है। हमारा जो यहाँ पर आज बैठने का जो मकसद था वो यही था कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं, उन्हें इस चीज का पता हो कि हमारे जीवन में संगीत का क्या महत्व है। यदि कोई बच्चा, यदि कोई व्यक्ति संगीत के प्रति आकर्षित होता है, वो संगीत गाता है, बजाता है, सुनता है, तो आपका क्या होगा? मन जो है प्रसन्न हो जाएगा, आह्लादित हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका मन जो है बेकार की चीजों में नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा।
है। तो जब भी वक्त लगे तो आप सुनिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए, आप खुद को खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। समझ गए? अब वो है तो तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात, पर कहते हैं ना कि इस ब्रह्मांड में दो तरह की वाइब्रेशंस होती है, तरंगे घूमती हैं बाहर, जो एनर्जी लाती है, ऊर्जा लाती है। एक वो तरंगे है जो पॉजिटिव, धनात्मक, अच्छी तरंगे हमारे अंदर प्रवेश कराती है। एक वो एनर्जी है जो बुरी आदतें हमारे अंदर डालती है। तो हमें कहाँ जाना है? अच्छाई की ओर। तो ये संगीत एक ऐसी विधा है जिससे आप अच्छाई की ओर ही अग्रसर होंगे। जब आप कभी भी आपको मैम बोलते हैं कि भी बच्चों गाइए, आप गाइए। आपको गाना आता है चाहे नहीं आता है, आप गाइए, प्रयास कीजिए। एक को हम किसी भी तरह से गा सकते हैं, किसी भी तरह से गा सकते हैं। कैसे गाते हैं आप लोग? वंदे मातरम। बैठी, मैं पूरा नहीं गाऊं। वंदे मातरम, इस तरह से गाते हैं। और मैं एक और तरीके से गाता हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसी और तरीके से भी गा सकते हैं, लेकिन जो आपका राष्ट्रीय गान है वो केवल एक ही धुन है उसकी, जन गण मन अधिनायक जय। इसके अलावा कुछ भी नहीं सुना होगा आपने, केवल इसकी एक ही धुन है। तो राष्ट्रीय गीत से आपकी प्रार्थना सभा शुरू होती है। उसके बाद क्या करते हैं आप? प्रार्थना गाते होंगे, कोई भी प्रार्थना आप गाते हैं। कौन सी गाते हैं? अच्युतम केशव। ऐसे ही गाते हैं, अच्युतम केशव। आप सब गाएंगे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
करते हैं मंत्र वगैरह बोलते हैं? Yes, sir. कोई गायत्री मंत्र बोलते हैं, कोई और मंत्र बोलते हैं, ठीक है, वहाँ भी संगीत का ही प्रयोग होता है। उसके बाद आप क्या नाम, आप अंत में करते हैं राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान में भी आपको संगीत का ही प्रयोग होता है, समझ गए? तो आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें संगीत का बहुत बड़ा महत्व है बेटे। और मैं दावे से बोलता हूँ, जो बच्चे संगीत के शौकीन होंगे ना, वो कभी भी गलत संगत में जा नहीं सकते। आपने देखा होगा बड़ी क्लासेस के बच्चे, कॉलेज के बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना? कई बुरी संगत में पड़ जाते हैं, कोई इधर उधर जाते हैं। तो जब आप संगीत की तरफ मुड़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी रुचि पैदा हो जाएगी, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप दूसरी तरफ जाएं। ठीक है, ये तो हो गई। इसके बाद और मैं और क्या, उनके कुछ है प्रश्न आपसे जो ये हाँ, पूछना बिल्कुल, चाहते हैं, बात बिल्कुल। करना चाहते हैं? बोलिए बेटे, कोई आपका सवाल हो? हाँ, बोलिए। क्या पूछना है? सर आपने खुद ही सीखा संगीत की किसी और ने सिखाया? हाँ, ये देखो, ये संगीत मैं जो भी आपसे बात कर रहा था वो यही है कि मैं भी कहीं ऐसे महफिल में बैठा था, तो मुझे संगीत में जब मुझे कर्म प्रिय लगा, कानों को अच्छा लगा, तो मेरे अंदर एक शौक पैदा हो गया। तो आज मैं धीरे करके आज मैं यहाँ तक पहुँच गया कि मैं इतने लेवल तक का, ये नहीं मैं कहता कि बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन जितना आता है मुझे वो मेरे शौक और मेहनत की वजह से। सर आपको संगीत ही सीखना क्यों पसंद था? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। संगीत सीखना इसलिए कि रुचि पैदा हो गई बेटे। जैसे हम कहीं किसी परिवेश में जाते हैं, किसी समाज में जाते हैं, कहीं शादी विवाह में जाते हैं, आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप वहाँ पे नाच गाना देखते हैं, आप वहाँ पे शादी में उल्लास देखते हैं, आप वहाँ पे कईयों को रोते हुए भी देखेंगे, ठीक है, कईयों को आपने कभी देखा होगा कि झगड़ा भी किया। तो आप किस जगह को चुनते हैं? एक जगह यहाँ लड़ाई हो रही है, एक जगह पे आपको वहाँ पे संगीत सुनने को मिल रहा है। तो वो जो डिफ्रेंशिएट करना होता है, जो उस वक्त जो हमारा दिमाग है वो किस तरफ जाता है, वही हमारी अगली जो है दिशा और दिशा तय करता है कि हमें कहाँ जाना है। मतलब वो ये दावे से मैं कहता हूँ कि वो कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ सकता। यही कारण रहा मुझे कि संगीत में मेरा आकर्षण रहा। ये सुनेंगे एक बार आपने गीता है, गाना आता है कोई? कौन आता है, नाम बताओ। बोलो। आपको अपने कल्चर में फोकस करना है, तो आपने कहाँ से सीखा? वो सुन के सीखा ना। जब उसको आपने 2 बार 4 बार 6 बार सुना होगा तभी आपके दिमाग में वो चीजें बैठी है। अब कोई गीत बोलो, अब आप उसको, आपने ना वो लिखा, आपने ना वो गाया, आपने ना वो कहीं देखा, एक कल्पना एक कवि ने की और एक गायक ने उसको गा दी, ठीक है। जब बार सुनी तो आपको कंठस्थ होगी, याद होगी। जब वो गीत आपको याद होगा तो आप ये देखते हैं कि मैं गाने को इसी तरह से करूं जैसे मेरे, ठीक है। एक बात मैं और बताऊं कि बहुत सारे गीत है, चाहे फिल्मी गीत है, चाहे गजलें हैं, चाहे कुछ भी है, तो लोग को गाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन वो गाना सुनने वाले को इतना अच्छा नहीं लगता। उसका एक कारण है, उसका एक ये कारण है कि वो जो गीत, कोई पर्टिकुलर गीत है, उसको एक ऐसे बच्चे ने 20-25 साल 30 साल की संगीत की तपस्या की है, सीखा करता जाके वो वहां तक पहुंचा। वो जो उसने गाई है, जब हम मेरे साथ आपकी तरह के बच्चे जब परफेक्शन तो ये तो बच्चों अभ्यास है, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। अभ्यास जब करेंगे ना, मैं आपको बताऊं एक फैक्ट की बात कि मैंने आज तक हारमोनियम किसी भी गुरु से नहीं सीखा है, लेकिन शौक था, लगन थी कि मुझे ये सीखना है। आज भी मैं परफेक्टली नहीं बजा सकता हूँ, अगर वैसे बात की जाए तो मैं
बिल्कुल परफेक्शन के साथ नहीं बजा सकता हूँ, कई बार त्रुटियां रह जाती है, कई स्वर गलत लग जाते हैं, लेकिन मैंने ये छोड़ा नहीं और धीरे धीरे साथ साथ में संगीत की मैंने शिक्षा ली, थोड़ा बहुत पढ़ा, अध्ययन किया, उस पर काम किया, रियाज किया। जितना आपका हाथ किसी चीज पे चलता जाएगा उतना आप जो है परफेक्ट होते जाओगे। आपने ड्राइवर देखे हैं? यस सर। ड्राइवर देखे हैं? यस सर। उनके पास एक स्टीयरिंग नहीं होता बेटे, उनके पास क्लच भी होता है, एक्सेलरेटर भी होता है और ब्रेक भी होती है। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बातें भी कर रहा है, गियर भी बदल रहा है और वो एक्सेलरेटर भी दबा रहा है, ब्रेक भी दबा रहा है, ये हो जाता है, उसको पता भी नहीं होता ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हो जाता है। कब होगा? जब आप निरंतर किसी चीज का प्रयास करेंगे, जब किसी चीज को आप बार बार करेंगे, ठीक है। इसमें कोई आप लोग भी सीख सकते हैं, अगर आप भी चाहें थोड़ा आपको बेसिक्स जो मूल जानकारी है वो अगर कोई आपको दे दे, आप भी धीरे धीरे इसको सीख सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल को? आपको नहीं लगता गाना बजाना अच्छा लगता है? आदिल हाँ लगता तो है, लगता है, हाथ खड़ा कर। लगता तो है ना। इस दुनिया में शायद ही बेटे कोई ऐसा होगा जो संगीत को प्यार नहीं करता होगा। अब मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ, हाथ पीछे करिए। जब कभी भी मैं किसी डिप्रेशन में होता हूँ, किसी बहुत बड़े दिमागी कोई प्रेशर होता है या सोच विचार बहुत होता है, कुछ करना है या मैंने कुछ किया या मेरा कोई काम नहीं हुआ या मुझे ये करना है, कई बार हो जाता है मन जो है ना ज्वलित हो जाता है। फिर क्या करते हैं लोग, कई लोग इधर उधर घूमते हैं, कई कुछ करते हैं, कि कोई मतलब अपनी भड़ास किसी पे निकालते हैं, है ना, परिवार में अपने भाई पे, अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे या अपने माँ बाप पे भड़ास निकालते हैं। आपको भी, आपने जरूर ये महसूस की होगी चीज़ें कि आप पढ़ रहे हैं और आपके घर में कोई बोल रहा है कि इधर आओ, ये काम करो, वो काम करो। आपका भी कई बार हो जाता होगा कि मैं इधर काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और मुझे बार बार बुला रहे। ऐसी स्थिति में कई बार पैदा हो जाती है। जब कभी भी ऐसी स्थिति हो तो मैं क्या करता हूँ, संगीत के अपने इंस्ट्रूमेंट लिए बैठे थोड़ी देर के लिए, और जो है उसके बाद क्या होता है कि 1-8 घंटे का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गया, कब बीत गया। तो संगीत में इतनी शक्ति है कि आपकी जो दिन भर की थकान है वो दूर हो जाती है, आपके अंदर जो टेंशन है या कोई आपके अंदर कोई नकारात्मक सोच है वो आपकी चली जाती है। तो ये चीज़ें जो है संगीत को ना और भी सुंदर बनाती है। और कोई इंस्ट्रूमेंट इनको बोलते हैं बेटे, ये जो तबला ढोलक ये इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट मीन्स वाद्य यंत्र। सर ये इसका जो प्रश्न है ये एग्जैक्टली बोल नहीं पाया, ये बोलना चाह रहा है कि हमारे घर पर हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे? हाँ, तो चीज बात ये है बेटे कि आप एक वक्त में एक ही वाद्य यंत्र बजाना या बजा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं ये हारमोनियम भी बजाऊँ, मैं तबला भी बजाऊँ, ढोलक भी बजाऊँ, तो क्या होगा, ना मैं हारमोनियम ढंग से बजा पाऊँगा, ना मैं तबला ढंग से बजा पाऊँगा, ना ही मैं ढोलक ढंग से बजा पाऊँगा। तो अगर आपके पास, चलो कोई बात नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट ही जरूरी नहीं है, अगर आपके पास वोकल कॉर्ड अच्छा है, आप गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। अपने थोड़ी देर के लिए गा लिया, कोई गीत ही गा लिया, कोई गाना ही गा लिया, नया गाना सीख लिया कोई, है इस तरह से। अब जरूरी नहीं है कि आप इंस्ट्रूमेंट ही रखो। जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीदे, जो नहीं खरीद सकते वो अपना कोई अभ्यास किया, या आपके पास नहीं, आपके पड़ोसी के पास है, आपके किसी रिश्तेदार के पास है, बेटी वो सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो उस वक्त क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, मेरे मामा जी वगैरह के वहाँ इलाके के जो जाने माने लोग थे संगीतज्ञ, उनको बुलाते थे, कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम। तो जब उनके बीच बैठते थे तो लगता था कि आपकी तरह मुझे भी ये लगता था कि काश मैं भी कभी ये बजा पाऊँ, ये मैं सुनूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे ये अंदर एक विचार पैदा होता गया और जो है आज हम इस स्थिति तक पहुँचे जो आपकी अपनी संस्कृति का है। संगीत बहुत तरह का है बेटे, मैंने अभी जैसे पहले बताया था ना कि हमारे तो मरने तक का संगीत है, जीने का संगीत तो है ही है, मरने तक का संगीत है। और संगीत हम ताउम्र, सारी उम्र हमारा पीछा नहीं छोड़ता और ना हम संगीत का पीछा छोड़ सकते हैं। जब कोई पैदा होता है तो जब सबसे पहले विवाह होता है तो विवाह गीत गाते हैं। अब आपकी दादियाँ या आपके आसपास देखा होगा आपने
कि जब शादी होती है तो कुछ औरतें गा रही होती है, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता है नहीं होता, लेकिन उनकी जो सटीक आवाज होती है, जो उनका गाने का अंदाज होता है, वो बहुत प्यारा होता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। विवाह के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो फिर जो है खुशी के गीत गाए जाते हैं, है ना, ढोल शनाई वाले बुलाए जाते हैं, तो वहां पर बजाते हैं, मंगल गीत बजाते हैं। गाना ही जरूरी नहीं है, कई लोग शनाई भी बजाते हैं, लेकिन बधाई नाम से जो है वो संगीत बजाया जाता है। आपके यूपी में भी शायद बधाई गाई जाती है जब बच्चा पैदा होता है। और हमारे अपर में तो नहीं, लोअर हिमाचल में तो बधाई गाई जाती है। और गांव की औरतें, रिश्तेदार, बुआएं, बहनें सब इकट्ठी होती है और जो बधाई गीत गाते हैं। बधाई, माँ बाप को बधाई देते हैं, गाँव वालों को, घर वालों को बधाई देते हैं, दादा दादी को बधाई देती है। तो कहाँ हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना ये, ठीक है। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसके बाद भी तरह तरह के उत्सव हमारे घरों में होते हैं, तरह तरह के त्योहार हमारे घरों में होते हैं। दिवाली आती है हमारी, होली आती है आपकी। होली जो है यूपी बिहार में इतनी गाई जाती है कि महीनों उसको गाया जाता है, वो उनकी संस्कृति का अंग है। क्योंकि भगवान कृष्ण उधर है उत्तर प्रदेश में, मथुरा में या गोकुल में या बरसाना में होली जो है कई दिनों चलती है, गा के, नाच के। गुजरात में डांडिया करते हैं, है ना। उसी प्रकार से जब हमारे यहाँ दिवाली होती है, दिवाली में आप मंदिरों में जाते हैं ना शाम को या सुबह, तो वहाँ भी कुछ लोग नाचते हैं। अयोध्या से शुरू होता है, गाय से वर्णन किया जाता है, ठीक है। कैसा था वो? जाती है। ये हमारे संस्कृति का एक विशेष अंग है। हमारे खासकर जिला शिमला, थोड़ा मंडी का और कुल्लू वगैरह में रात को रामायण गाई जाती है। एक अलाव जलाया जाता है, आग जलाई जाती है ना, उसके इर्द गिर्द सब नाचते हैं, गाते हैं। उसमें जो मतलब जो ये लोग गुर लोग होते हैं वो खेल जाते हैं, ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता है? फिर दूसरी सुबह क्या गाया जाता है? महाभारत, है ना। ये चीजें वैसे हम लोग थोड़ी सी वर्जित होती है, हर कहीं गाना गाते नहीं है, पर फिर भी हम थोड़े से मतलब इसको आपके जानकारी के लिए हम थोड़ा समझाते हैं। फिर उसका कुछ चलन और है, यानी गाने का जो लहजा है वो थोड़ा और है। तो वो बच जाएगी, सुना हुआ जैसे इन्होंने गाया है डॉक्टर सैगल, हम छोड़ियो बपिया कसे देशों के नाले थामो
समझ गए? फिर बच्चों संगीत में अगर वैसे देखे जाए आपको तो संगीत में बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे साहित्य में आपके रस चलते हैं, वैसे ही संगीत में भी नवरस होते हैं। ठीक है? इन्वॉल्व हो गए सारे बच्चे। देखो ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी संस्कृति। ठीक है? और कौन सा गीत आता है? तो मैं बता रहा था आपको कि ये है वीर रस के गीत बेटे। जब कभी भी दो दल साठी और पाशी के कहीं पर प्रतियोगिता में जाते हैं या विशु में जाते हैं तो दोनों दल जो है इस प्रकार की नाटियों को गाकर वहां पर जाते हैं और एक हाथ में उनके पास क्या होता है, डमरू होता है। ये है हमारा असली कल्चर। हो गया? और कौन से मेले होते हैं आपकी? फिर आपके रैली होती है, रैली होती है, विश्व की तरह की रैली भी होती है। उसमें बेटे जैसे ये पगड़ी लगाते हैं, चोटू पहनते हैं और उस तरह के इस तरह के अलग अलग ताल से वो उसमें गाया नहीं जाता बल्कि उसमें वादन ही होता है। मतलब उसमें वादन की धुन पे ही वो नाचते हैं। एक रैली वो होती है जो आपकी मम्मियाँ, आपकी दीदियाँ या पुरुष लोग भी शादी ब्याह में नाचते हैं।
मेरे पीछे गाएंगे है ना, जो मैं गाऊंगा वो गाना। साले सीढ़िए पारू है भूल के, 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 सारा मशोरे खुशियों भूल के, सीढ़िए ये क्या था? रेडी, 4 बजे खड़े हो जाओ। Thank you.
Thank you.
पहले ढीली नाटी, ढीली ताल, पहले ढीली ताल, ढीली ताल, फिर ये आती है हमारी मध्यम ताल। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट में तेज में करते हैं। संगीत हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं तब से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है ना। जब तक हम जीवन जीते, अगर हम चल रहे हैं उसमें संगीत है, हम बात कर रहे हैं उसमें संगीत है ना। हम जो सांसें ले रहे हैं उसमें भी क्या है, उसमें भी लय है ना। तो संगीत तो हमारे जीवन में बिल्कुल रचा बसा हुआ है ना। तो हमारे साथ आज कौन आए हैं, कौन हमारे गेस्ट हैं आज? जो हमारे गेस्ट हैं आज के, आपको पता है कि हम एक प्रोग्राम अपनी पाठशाला में हम करते हैं जिसका नाम क्या है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान हमारी शान, है ना। इस प्रोग्राम में आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है श्री नरेश भारद्वाज सर। नरेश भारद्वाज सर, जैसे मैं आपकी टीचर हूँ वैसे ही सर भी स्कूल में सर सेंटर हेड टीचर हैं गवर्नमेंट सेंटर प्राइमरी स्कूल बखोल में। और सर से हमने रिक्वेस्ट की और सर ने बहुत कम समय में सर ने बिल्कुल हाँ की। और सर थैंक यू सो मच आपका कि आप आए और हमारे बच्चों को इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, इतनी सारी जो संगीत की जो बारीकियां हैं उससे आपने बच्चों को अवगत कराया। तो जो बच्चे हैं इस स्टेज में, बच्चे जो भी चीजें सीखते हैं, जो भी चीजें महसूस करते हैं, उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। तो यही हमारा इस जो ये प्रोग्राम है इसको करने का हमारा ये मेन पर्पस भी है। श्री नरेश भारद्वाज सर के साथ हमारे जो गेस्ट है वो है श्री लक्ष्मीनंद शर्मा जी, जो इनको तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। ये आपके ही जो स्थानीय गांव है यहाँ पर बेउन से, वहां से हैं और ये भी संगीत में बहुत रुचि रखते हैं। और बहुत अच्छा जो हमारा जो लोक संस्कृति की जब हम बात करते हैं, जो लोक संगीत की हम बात करते हैं, उसमें श्री लक्ष्मीनंद जी भी बहुत पारंगत है, बहुत रुचि लेते हैं और समय समय पर अनेक जो गांव में हो या कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम उसमें भाग लेते रहते हैं। और इनके साथ ही हमारे पास हमारे एक और गेस्ट आए हैं, वो है श्री वेद जी, जो आपके नीचे जो देवगढ़ में पोस्ट ऑफिस है ये वहां पर पोस्टेड है। और बच्चों आपको पता है कहाँ से है वेद जी? ये है वृंदावन से, है ना। ये वृंदावन से है और यहाँ पर पोस्टेड है। और देखो संगीत में कितनी ताकत होती है कि जो संगीत को पसंद करता है ये सबको खींच के अपने पास ले आता है ना। तो थैंक यू सो मच वेद जी, आपसे भी सुबह ही बात हुई और आप भी आए। और श्री लक्ष्मीनंद जी से भी कल शाम को ही मेरी बात हुई और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी हमारे पास कोई अतिथि आते हैं तो हमारी एक परंपरा है कि हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं महेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी, महेंद्र जी आप नरेश सर को आप टोपी पहनाकर आप आपके लिए छोटा सा टोकन ऑफ लव है।
सर एक लक्ष्मी शर्मा जी, वीर जी और भाई बिंदर जी और अन्य उपस्थित जो यहाँ लोग हैं, आज आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला और ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है निशा जी के प्रयासों से। और यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा और अच्छे के साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि आज हमें घर में रीडिंग कर दिया हमने। और संगीत के बारे में जहाँ तक मैं आपसे बात कर रहा था, संगीत तो खैर बहुत ऊँची चीज़ है हमारे लिए, तो चलो हम तो बिगनर्स हैं, पर एक कलाकार चाहे छोटा है चाहे बड़ा, वो प्रेम भाव का भूखा होता है और अपने संगीत में उसको 2 तालियां बज जाए उससे बड़े रिवार्ड उसके लिए कुछ नहीं है। तो हम तो इसी भाव से यहाँ आए थे, आपने इस लायक हमें समझा, बहुत तो ये था राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगाहर में आज हमारा कार्यक्रम, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी शान। और ये कार्यक्रम की आज ये जो पहला भाग है, इसमें हमारे अतिथि थे श्री नरेश भारद्वाज जी। तो आज हमने ये जो एक पहल की है कि स्थानीय लोक गायकों को हमने अपनी पाठशाला में आमंत्रित करके अपने बच्चों के जीवन में जो लोक संस्कृति है उसके प्रति, उस कला के प्रति प्रेम और उस कला के प्रति उनका जो समर्पण है उसके बीज बोने का हमने प्रयास किया है, ताकि कल को बीज पौधे बने और जो वो बड़े वृक्ष बने। तो जो लोक संस्कृति है उसकी जड़ें उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में बहुत मजबूती से उन बच्चों को वो बांध कर रखें, उनको थाम कर रखें, ताकि वो जीवन में जितनी भी तरक्की करें, जितने भी आगे बढ़ें, पर अपनी लोक संस्कृति को और अपना जो कल्चर है, अपनी जो भाषा है उससे वो जुड़े रहें, अपनी मिट्टी से वो जुड़े रहें। तभी वो सही मायनों में आगे उन्नति भी कर पाएंगे और जीवन में प्रगति भी कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम था, ये इसी पर आधारित था कि हम बच्चों के अंदर जो हमारा लोकगीत है, हमारा जो फोक म्यूजिक है, उसके प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, उसके प्रति बच्चों की एक समझ बने और बच्चे समझें कि इन लोकगीतों की हमारे जीवन में क्या महत्ता है और इनको साथ लेके हमें आगे चलना है, हमारा जीवन इसी में है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी कलाकार हमारे साथ थे, नरेश भारद्वाज जी, वेद जी, लक्ष्मीनंद जी और महेंद्र शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले कुछ दिनों में हम इसी कार्यक्रम के एक नए भाग के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और एक नए लोक कलाकार से आपको रूबरू करवाएंगे, जिनसे हमारे बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे और हमारी सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, उसके साथ भी हम अपने लोक गीतों से और लोक संस्कृति के माध्यम से हम अच्छे से हम एक जुड़ाव हम स्थापित कर पाएंगे और जीवन में बच्चों को अपनी मिट्टी से जुड़ना, अच्छे से हम वो सारे संस्कार जो हम बच्चों के जीवन की हम बात करते हैं, बच्चों की व्यक्तित्व में जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे के व्यक्तित्व में जो पहलू शामिल होने चाहिए वो सभी पहलू हम बच्चों के व्यक्तित्व में डाल पाएंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। और यही शिक्षा की भी परिभाषा है कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन को जीने के लिए सक्षम बनाती है। तो इसी कदम में हमारा ये प्रयास था और आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम में हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी शान में हम अगले भाग में एक नए लोक गायक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा और हमारे सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद।